रात अंधेरी जंगल में आई, सुमति की रूह दिखाई। गांव में मूर्तियां हर घर छाई, सबसे पहले परछाई। प्रज्ञा बोली मीठी सी बात, पीछे छिपा था काला राज। पूरब भागा पर मिला साथ, हर मोड़ पर डर की बात। बस स्टैंड पर खड़ी थी रूह, खून की बूंदों ने सच दिखाया। आखिर में सबने अपना रंग दिखाया बेगाना, पूरा गांव था एक अफसाना। कौन है वहाँ? पूरब अपने दूर के रिश्ते की बहन भूमिका के साथ गांव के मेले में है। वो पहली बार गांव आया है, इसीलिए वो सब कुछ गौर से देख रहा है। उसे एक अजीब सी बात नजर आती है। हर दुकान पर एक जैसी अजीब दिखने वाली औरत की मूर्ति रखी हुई है। गांव के लोग उन मूर्तियों को खरीद रहे हैं और उन्हें अपने घर लेकर जा रहे हैं। वैसे भूमिका, एक बात बताओ। हाँ कहो। ये ऐसे कौन से भगवान हैं जो शहर में नहीं मिलते और यहाँ के लोग इनके बड़े फैन लग रहे हैं? भूमिका के चेहरे का रंग अचानक बदल जाता है। उसकी खुशी धीरे धीरे डर में तब्दील हो जाती है। पूरब, जिस चीज के बारे में तुम्हें पता ना हो, उस चीज के बारे में बात मत करो। अरे मजाक कर रहा था यार, सॉरी। कोई बात नहीं, चलो घर चलते हैं, मम्मा तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। हाँ चलो। पूरब और भूमिका वहाँ से निकल जाते हैं। पूरब और भूमिका घर के अंदर दाखिल होते हैं। भूमिका की माँ प्रज्ञा प्यार से पूरब का स्वागत करती है और पूरब उनके पैर छूता है। अरे बेटा, कैसे हो? कितने बड़े हो गए हो? ठीक हूँ बुआ, आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे भूमिका ने आते वक्त कुछ परेशान तो नहीं किया? याद है बचपन में तुम कितना लड़ते थे? नहीं नहीं बुआ, वो तो अब काफी समझदार हो गई है। हाँ, बस पहले की तरह डांटती जरूर है। चलो ठीक है, ये बातें तो चलती रहेंगी। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना परोसती हूँ। जी बुआ। पूरब अपना बैग उठाता है और कमरे के अंदर चला जाता है। अंदर जाते वक्त उसकी नजर घर के मंदिर में रखी उसी अजीब सी औरत की मूर्ति की ओर जाती है। वो थोड़ा हैरान होता है, मगर उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाता है। रात को खाने के बाद प्रज्ञा, पूरब और भूमिका लिविंग रूम में बैठे हैं। तीनों परिवार और चल रही बातों के बारे में वो आपस में बात कर रहे हैं। खाना बहुत लजीज था बुआ। वैसे कस्बे की बात अलग ही होती है, यहाँ के लोग काफी अच्छे हैं। हाँ, यहाँ का माहौल शहर से थोड़ा अच्छा है और प्रदूषण भी कम है और जिंदगी भी आसान है। वैसे अब तुम्हारा प्लान क्या है? ज्यादा कुछ नहीं, छुट्टियाँ तो अब 2 हफ्ते और हैं। उसके बाद नाना जी के क्रियाकर्म से अम्मी भी वापस लौटेंगी और फिर मैं चला जाऊंगा। चलो अच्छा है तुम आ गए, यहाँ तुम्हें भूमिका अच्छे से घुमा देगी। जी बुआ, चलिए अब मैं चलता हूँ, बहुत नींद आ रही है। हाँ ठीक है, हम भी थोड़ी देर में सो जाएंगे। भूमिका, तुम पूरब को चादर दे दो। हाँ मम्मी। पूरब भूमिका के साथ अंदर चला जाता है। बुआ कुछ वक्त वहीं बैठी रहती है और फिर उठकर दरवाजा बंद करने के बाद वो मेन डोर पर बने एक छोटे से खिड़की खोलती है, जो नीचे की ओर शेल्फ की तरह खुलती है। वो उसी औरत की मूर्ति लाकर उस शेल्फ पे रख देती है। मूर्ति का चेहरा साफ नजर आता है। आधी रात को पूरब बिस्तर पर लेटा करवटें बदल रहा है। उसे नींद नहीं आ रही है। कुछ वक्त बाद वो उठकर बिस्तर पर बैठ जाता है। कुछ वक्त के बाद वो सिगरेट का पैकेट निकालता है और घर की छत की ओर चला जाता है। लिविंग रूम से गुजरते हुए उसकी नजरें दरवाजे पर रखे उस मूर्ति पर पड़ती है। वो उत्सुक हो जाता है और आगे बढ़कर उसे गौर से देखने लगता है। जैसे ही वो मूर्ति को छूने वाला होता है, नहीं! तभी प्रज्ञा उसका हाथ पकड़कर उसे उस जगह से दूर धक्का दे देती है।
प्रज्ञा बुरी तरह से डरी हुई लगती है। तुमने उस मूर्ति को छुआ तो नहीं? नहीं बुआ, लेकिन वो है क्या? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तो बस यूं ही टहलने आया था, लेकिन चलो यहाँ से। प्रज्ञा पूरब की कलाई पकड़ती है और उसे अपने कमरे की ओर खींच ले जाती है। प्रज्ञा उसे कमरे में ले जाकर उससे सवाल करने लगती है। इससे भूमिका भी उठ जाती है। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको मुझे ये बताना पड़ेगा, यहाँ आखिर हो क्या रहा है? मैं उसके बिना किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। सुबह से मुझे वो मूर्ति कस्बे में हर जगह दिख रही है, आपके घर पर भी, और अब ये वहाँ रखी हुई थी। आखिर आप लोग कर क्या रहे हैं? माँ, हमें इसे बता देना चाहिए। प्रज्ञा गहरी सांस लेती है और उसे एक कहानी सुनाने लगती है। आज से 13 साल पहले सुमति इसी गांव की एक विधवा औरत थी, जिसके पति के मौत के बाद सरपंच ने जबरदस्ती उसका घर हड़प लिया। उसका साथ देने कोई नहीं आया। लोगों ने बस तमाशा देखा। और फिर तुम लोगों ने अपने डर की वजह से इस अबला का साथ नहीं दिया। और ये सरपंच, बहुत शौक है ना तुझे लोगों की जमीन पर कब्जा करने का? अब इस गांव में मेरी रूह कहर बनकर बरसेगी। तुम्हारा घर तुम्हारा नहीं होगा और तुम कभी यहाँ बस नहीं पाओगे। इसके बाद उसने अपने ही ऊपर वार करके अपने आप को पूरे गांव के सामने मार डाला। उस दिन से मानो इस गांव में करिया प्रेत का कहर छा गया। एक एक करके उस सरपंच के साथ उसकी पूरी नस्ल खत्म हो गई। और फिर ये कहर गांव वालों पर आया। यहाँ के एक साधु ने बताया कि अगर हम उसकी मूर्ति घर के बाहर रखकर ये साबित करें कि वो यहाँ की देवी है, तो वो उस घर पर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। और तब से गांव में ये रिवाज शुरू हो गया। हर कोई यही करता है और 7 बजे के बाद कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलता। कहानी खत्म होने पर वो चौंक जाता है। उसे यकीन नहीं होता जो उसने अभी अभी सुना है। बुआ, ये भी तो हो सकता है ना कि इसके पीछे कोई इंसान हो और वो यहाँ के लोगों में खौफ बैठाना चाहता हो। तुम बताओ पूरब, ऐसा कोई क्यों करेगा? अगर डकैती की वजह से ये कोई कर भी रहा होता तो शायद कत्ल से ऊपर चोरी का नाम होता। किसने कहा डकैती और चोरी सिर्फ गहने और पैसों की होती है? क्या मतलब? क्या पता वो इंसान लोगों के जिस्म के हिस्से ब्लैक मार्केट में बेचता हो और कस्बे वाले ये सब नहीं देखते, इसलिए उसके लिए ये बहुत आसान है। पागल मत बनो पूरब, ये चीज तुम्हारी समझ के बाहर है। मैं अब यहाँ 1 मिनट के लिए भी नहीं रुक सकता। मुझे ऐसी तोहम परिस्थिति पसंद नहीं। पूरब मुस्कुराते हुए घमंड में वहाँ से चला जाता है। रुको बेटा, ऐसा मत करो। मत जाओ पूरब, बाहर खतरा है। नहीं। कुछ वक्त बाद पूरब गांव के बस स्टैंड की ओर जा रहा है। चलते चलते उसे लगता है जैसे अभी अभी उसके पीछे से कोई गुजरा है। पूरब तुरंत मुड़कर पीछे देखता है। कौन है वहाँ? वहाँ कोई भी नहीं होता। देखो, तुम जो भी हो, मैं तुमसे नहीं डरता। मैं जानता हूँ कि तुम कस्बे वालों को झूठी कहानियों से डरा रहे हो। मैं इस चीज से डरने नहीं वाला हूँ। वहाँ जो भी है सामने आओ। उसके बाद भी कोई जवाब नहीं आता। पूरब इसे नजरअंदाज करता है और आगे बढ़ जाता है। कुछ कदम आगे बढ़कर पूरब बस स्टैंड के पास रुक जाता है। वो टाइमिंग चार्ट देखता है। अगली बस 3 घंटे बाद है। वापस जाने की बजाय वो वहीं बैठने का फैसला करता है। वो इधर उधर देखता है और नोटिस करता है कि कोई भी दुकान खुली नहीं है। वो अपना फोन निकालता है और बस का इंतजार करते हुए खबरें देखने लगता है। कुछ ही वक्त स्क्रॉल करते हुए अचानक उसके हाथ पर ऊपर से कुछ टपकता है। वो नीचे देखता है और पहली बार उस रात उसके चेहरे पर डर साफ नजर आता है। वो धीरे धीरे हिम्मत करके ऊपर की ओर देखता है, जहाँ से वो बूंद आई थी, मगर उसे समझ आता है कि वो सिर्फ ऊपर लगा गीला पेंट था। वो थोड़ा शांत होता है और जैसे ही सामने देखता है, उसके सामने काली साड़ी में एक डरावनी और खौफनाक औरत खड़ी होती है। पूरब घबरा जाता है और डर के मारे
वहां से भागने लगता है। पूरब बुरी तरह से डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगता है। वो डर के मारे अपने कान हाथों से बंद कर लेता है। दौड़ते हुए उसका पैर एक पत्थर से टकराता है और वो मुंह के बल गिर जाता है। जैसे ही वो अपना चेहरा उठाता है, उसे अपने सामने कोई खड़ा नजर आता है। वो कोई और नहीं, प्रज्ञा होती है। उसके आसपास की डरावनी आवाजें अचानक बंद हो जाती हैं और पूरब को एक पल के लिए उम्मीद की एक किरण नजर आती है। बुआ, बुआ, ये क्या हो रहा है? ये क्यों ऐसा हो रहा है? मैं गलत था बुआ, मुझे बचा लीजिए प्लीज। तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं तुम्हें बचा लूंगी, चलो मेरे साथ। पूरब हामी में सर हिलाता है और प्रज्ञा के साथ घर की ओर चल पड़ता है। चलते चलते डर के बीच उसकी नजर नीचे जाती है। वो देखता है कि प्रज्ञा के पैर जमीन पर नहीं है, वो हवा में तैर रही है। ये देखकर पूरब की आंखें डर से फैल जाती हैं और वो कुछ वक्त के लिए रुक जाता है। कौन है आप? प्रज्ञा अचानक रुक जाती है और धीरे धीरे अपना सिर पूरब की ओर घुमाती है। उसका चेहरा डरावना हो जाता है, जिसे देखकर पूरब सिहर उठता है। कहा था ना, बाहर मत जा। पूरब पीछे की ओर गिर जाता है और घबराकर दौड़ने लगता है। तभी रास्ते में भूमिका भी नजर आती है, जो उसकी ओर भाग रही होती है। पूरब डर के मारे उल्टी दिशा में भागता है और आखिरकार उसे एक छिपने की जगह मिलती है। वो अपना चेहरा ढक लेता है और रहते हुए और रोते हुए रहम की गुहार लगाता है। छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो घबरा कर उठता है और सामने देखता है, वहाँ एक इंस्पेक्टर खड़ा होता है। उसके साथ भूमिका भी होती है। नहीं नहीं, कौन हो तुम सब लोग? पूरब, शांत हो जाओ, ये इंस्पेक्टर शर्मा है। मैं ही इन्हें यहाँ लेकर आई हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पूरब सबके पैरों की ओर देखता है। सब कुछ सामान्य लगता है। ये तो मुझे पूछना चाहिए, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? कौन है ये सब? तुम इस गांव में क्यों हो? हमारा गांव तो दूसरा बात आता है। ये जगह तो 13 साल से खाली पड़ी है, क्योंकि ये पूरा गांव भूतिया है। तुम यहाँ कर क्या रहे हो? पूरब उलझन में इधर उधर देखता है। जब वो एक तरफ नजर घुमाता है तो दूर उसे सब भूत खड़े होकर घूर रहे होते हैं। सब बाद में समझाता हूँ, मुझे पहले यहाँ से ले चलो। पूरब और भूमिका और इंस्पेक्टर के साथ चलने लगता है। दोनों उसके आगे आगे चल रहे होते हैं और सब कुछ एक पल के लिए बिल्कुल मामूली लगता है। मगर जैसे ही भूमिका और इंस्पेक्टर धीरे धीरे अपना सिर उठाते हैं, सच सामने आता है। उनके चेहरे बदल चुके होते हैं। उनकी आंखों में अब इंसानियत नहीं, बल्कि डरावनी खालीपन होता है।